Hello everyone, welcome to Camps Club. My name is Komal and we are continue our topic solutions. इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे टॉपिक वेपर प्रेशर। इससे पहले हम लोग हेनरीज लॉ के बारे में कंप्लीट कर चुके हैं, अब करेंगे वेपर प्रेशर और यहाँ से एक लॉ डिफाइन होगा जिसका नाम है राउट्स लॉ। ठीक है, तो सबसे पहले वेपर प्रेशर पे आते हैं कि वेपर प्रेशर होता क्या है और उसके बाद हम कंटिन्यू इसी से ही हम लोग राउट्स लॉ पे जाएंगे। देखिए वेपर प्रेशर क्या होता है। वेपर प्रेशर समझने से पहले आपको एक टर्म क्लियर करनी पड़ेगी। क्या होती है वो टर्म जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। वेपर प्रेशर को समझने के लिए आपको इवेपोरेशन के बारे में समझना पड़ेगा। आपने पहले देखा है इवेपोरेशन कंडेंसेशन फिनोमिना पढ़ा है, कुछ उसी तरह का कॉन्सेप्ट है। चलो देखते हैं। देखो इवेपोरेशन, देखो सबसे पहले मैंने एक कंटेनर लिया। मैं ये बात कर रही हूँ कि वो मैं क्लोज्ड कंटेनर, क्लोज्ड वेसल की बात कर रही हूँ। मैंने क्या लिया, ये क्लोज्ड है, ठीक है, क्लोज्ड है। यहाँ पे क्या है, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, लिक्विड पड़ा है, सॉल्यूशन लिक्विड कह दीजिए, लिक्विड है यहाँ पे इस कंटेनर में। अब क्या हो रहा है, अब देखिए आपको पता है ये सारे के सारे मैं लिक्विड मॉलिक्यूल्स बना रही हूँ। देखो आपको ये पता है कि जैसे इवापोरेशन होगा, इवापोरेशन में होता क्या है, लिक्विड चेंजेस टू वेपर। लिक्विड किस में चेंज हो जाता है, वेपर में चेंज हो जाता है। अब देखिए जब लिक्विड के मॉलिक्यूल्स वेपर में चेंज होंगे तो सरफेस के लिक्विड, जब आप इसको हीट करेंगे, हीट दे रहे हैं ना, नीचे से हीट दे रहे हो आप इसको, तो हीट देने से क्या होगा, ये लिक्विड के सरफेस के ऊपर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो किस में चेंज होंगे, वेपर्स में, वेपर्स में चेंज होंगे। ऐसा क्यों, देखो यहाँ पे सेंटर में हम बात करें, ये जो मॉलिक्यूल है हर तरह से, यहाँ से देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है इसके पास, हर साइड से एक दूसरे की तरफ से। ये जो है इतनी जल्दी वेपर में चेंज नहीं होगा, इतनी जल्दी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को छोड़ के वेपर में नहीं चेंज होगा। जैसे आप हीट करोगे बहुत जल्दी इजीली जो है सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो लिक्विड से वेपर में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आया इतनी चीज़ क्या बोल रही हूँ मैं। जैसे आप इसको हीट करोगे तो सरफेस के मॉलिक्यूल्स लिक्विड से वेपर में चेंज हो जाएंगे, ऐसा ही होगा। ठीक है, तो अब लेकिन ये क्लोज्ड कंटेनर है, क्लोज कंटेनर है तो क्या हो गया, लिक्विड के भी जो ये मॉलिक्यूल्स हैं वेपर में चेंज हुए, ये क्या करेंगे, इस कंटेनर के वॉल पे टकराएंगे क्योंकि बंद है कंटेनर, बाहर तो जा नहीं सकते, टकरा के वापस कहाँ आएंगे, अंदर की तरफ आएंगे। मतलब वॉल को स्ट्राइक करके कहाँ जाएंगे, फिर से अंदर की तरफ। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हीट करा हमने, उसको वेपर में चेंज हो गया। लेकिन कंटेनर जो है हमारा क्लोज्ड है, तो लिक्विड ये जो वेपर है, फिर से वापस किस में चेंज होगा, स्ट्राइक कर रहे हैं उसके वॉल पे, कंडेंस हो जाएंगे, किस में वापस कंडेंस हो जाएंगे। मतलब वेपर के जो वेपर हैं ये वॉल पे स्ट्राइक करने के बाद फिर से नीचे आए, तो इसको क्या कहा जाता है, कंडेंसेशन। क्या कहते हैं इसे, कंडेंसेशन। यहाँ पर क्या हो रही है, एवेपोरेशन हो रही है। एवेपोरेशन में लिक्विड के सरफेस के ऊपर जो मॉलिक्यूल हैं वो गए, ठीक है, वो उन्होंने वॉल्स पे यहाँ स्ट्राइक किया। स्ट्राइक करने के बाद क्योंकि कंटेनर बंद है तो बाहर तो गए, इवेपोरेट नहीं हो सकते। स्ट्राइक करने के बाद कहाँ आएंगे, वापस अंदर ही, लिक्विड के अंदर ही आएंगे। तो यहाँ से कौन सा फिनोमेना आकर हुआ है, इवेपोरेशन, और वहाँ से कौन सा फिनोमेना आकर हो रहा है, कंडेंसेशन। तो क्या हो गया, एक टाइम पे क्या हो गया, हमारा जितने मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट होके ऊपर जा रहे थे, वेपर में चेंज हो रहे थे, उतने ही मॉलिक्यूल्स वेपर के मॉलिक्यूल किस में चेंज हो रहे हैं, लिक्विड में। मतलब क्या हुआ, इक्विलिब्रियम कंडीशन अकर हुई। इक्विलिब्रियम कंडीशन अकर हुई ना, कि जितने मॉलिक्यूल्स लिक्विड से वेपर में चेंज हो रहे थे उतने ही मॉलिक्यूल्स वेपर के जो मॉलिक्यूल है स्ट्राइक कर रहे हैं ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर, वो वापस किस में चेंज हो रहे हैं, लिक्विड में। मतलब एक कंडेंस क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन जनरेट हो रही है। दैट मीन्स क्या है, क्या कह सकते हैं, इवापोरेशन किसके इक्वल हो रहा है, रेट ऑफ इवापोरेशन किसके इक्वल है, कंडेंसेशन के। यही कह सकते हैं ना, रेट ऑफ इवापोरेशन किसके इक्वल हुआ, कंडेंसेशन के इक्वल हुआ। जितना मॉलिक्यूल्स लिक्विड से वेपर में चेंज हो रहे हैं उतने ही मॉलिक्यूल वापस से लिक्विड में चेंज हो रहे हैं। तो रेट ऑफ इवापोरेशन किसके इक्वल हो गया, कंडेंसेशन। मतलब इवापोरेशन और कंडेंसेशन बराबर हो गया इक्विलिब्रियम कंडीशन पे। कंडीशन क्या हमने ली, हम लोग ये जो वेपर प्रेशर हम स्टडी कर रहे हैं, हम लोग क्लोज कंटेनर की बात कर रहे हैं ना। ये जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको कहा, क्लोज कंटेनर में कहा, अगर मैं क्लोज नहीं लेती तो ये बात तो फिर क्या होता, लिक्विड के मॉलिक्यूल सीधा का सीधा इवेपोरेट हो जाते, फिर ये फिनोमेना कहाँ से आता। हमने क्लोज्ड वेसल लिया, क्लोज कंटेनर लिया, तभी तो मैंने ये
ये फिनोमिना अगर हुआ ना हमारा इवेपोरेशन और कंडेंसेशन का क्लोज कंटेनर के केस में, है ना, क्लोज कंटेनर के केस में सरफेस के जो मॉलिक्यूल हैं, क्योंकि देखो एक बात सोचो, सरफेस पे जो यहाँ पे जो अंदर मॉलिक्यूल हैं ये चारों तरफ से इनका टाइटली बाउंड है, इजीली नहीं जा सकते, ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्ट हो रही है, चारों तरफ से इक्वली बाउंड है, वो इधर से यहाँ से इसके ऊपर नहीं सर नहीं लीव करके जा सकता। लेकिन सरफेस के ऊपर जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट है ये इसका कहाँ है, एक अंदर की तरफ एक ही तरफ प्रेशर लग रहा है, एक यहीं से आ रही है, अब ये यहीं से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसको फील हो रहा है। अब क्या होगा, जैसे आप इसको हीट करोगे तो ये सरफेस के जो मॉलिक्यूल हैं ये इवापोरेट होने लगेंगे। पहले यहाँ से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन छोड़ के इवापोरेट हुए, वापस में चेंज हुए, स्ट्राइक करा, स्ट्राइक करने के बाद कहीं जा तो सकते नहीं, वापस नीचे आए, क्या हुआ, कंडेंसेशन। इवापोरेशन कंडेंसेशन इक्वल हुआ, मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन अगर हुई, इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, रेट ऑफ इवापोरेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन के इक्वल हो जाता है। क्लियर। पर यहाँ देखिए क्या कहा है मैंने, ये स्टेप के बाद देखो ये कह रहे हैं हम लोग, यहाँ पर क्या होगा, देखो वेपर प्रेशर टर्म को समझना है, क्या होगा, यहाँ पे जो लिक्विड थे, लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स थे वेपर में चेंज हो रहे थे, तो देखो जब लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो है, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो है वेपर में चेंज हो रहे हैं, ठीक है, या इक्विलिब्रियम कंडीशन अकर हुई कि रेट ऑफ इवेपोरेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन की इक्वल हुआ। तो देखो जितने मॉलिक्यूल्स, लिक्विड के मॉलिक्यूल जो वेपर में चेंज हुआ है, वेपर में जो चेंज हुए हैं, वो जो वॉल के ऊपर ऑन द वॉल जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं उसी को ही वेपर प्रेशर कहा जाता है। ठीक है, क्या बोला है मैंने, जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, जो लिक्विड जो वेपर के जो मॉलिक्यूल्स हैं जो लिक्विड सरफेस के ऊपर पड़े, वेपर है जो लिक्विड सरफेस के ऊपर पड़े, ठीक है, वेपर मॉलिक्यूल्स दैट आर प्रेजेंट अबव द लिक्विड सरफेस, ठीक है, लिक्विड सरफेस के जो ऊपर प्रेजेंट है, ये जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर, उसे क्या कहा जाएगा, उसे क्या कहा जाएगा, वेपर प्रेशर। इतना क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। इक्विलिब्रियम पे मैं रिपीट करती हूँ, इक्विलिब्रियम पे क्या हुआ, जो वेपर मॉलिक्यूल्स दैट आर प्रेजेंट अबव द लिक्विड सरफेस they exert pressure on the walls of container and that is known as vapor pressure and that is known as vapor pressure। ठीक है, तो देखो लेट्स से मैं आपको एक इसी चीज को एक एग्जांपल से क्लियर करती हूँ कि किस तरह से हम मेजर करते हैं। सपोज आपने कहा कि आपके पास एक कंटेनर है, ठीक है, आपने वेपर प्रेशर को मेजर करना चाहे, ठीक है, आपके पास एक कंटेनर है, यहाँ आपने मरकरी डाल रखी है, उसका वेपर का प्रेशर मेजर करने के लिए इसमें आपने इस कॉलम में मरकरी डाल दी, ठीक है, इस वेपर का प्रेशर मेजर करना था आपने मरकरी डाल दी, पर ये क्लोज कंटेनर आपको पता है, यहाँ सारे के सारे लिक्विड प्रेजेंट है, लिक्विड मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। सपोज मैंने कहा मैंने 10 ग्राम लिक्विड लिया, ठीक है, इनिशियली हमारे पास क्या है, टाइम t इक्वल टू 0 पर मान लो, ठीक है, 10 ग्राम लिक्विड है हमारे पास स्टार्टिंग में, इनिशियली हमारे पास इनिशियली रख लो जाए, इनिशियली हमारे पास 10 ग्राम लिक्विड है, ठीक है, 10 ग्राम लिक्विड प्रेजेंट है। अब क्या कहा मैंने, अब मैंने क्या बोला, यहाँ पर ये 10 ग्राम लिक्विड है, तो यहाँ पर दोनों साइड पे मरकरी का जो प्रेशर है, लेवल ऑफ मरकरी क्या रहेगा, सेम रहेगा, मरकरी का लेवल देखो दोनों साइड पर सेम है। अब देखो कुछ टाइम के बाद मान लो इक्विलिब्रियम कंडीशन अगर हुई, क्या कर इक्विलिब्रियम कैसे, ये जो मॉलिक्यूल्स है, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स वेपर में चेंज हुए, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स किस में चेंज हुए, वेपर में चेंज हुए, और फिर से मैंने बोला एक इक्विलिब्रियम टाइम पे सपोज 5 ग्राम लिक्विड खत्म हो गया, 5 ग्राम लिक्विड के मॉलिक्यूल्स वेपर में चेंज हो गए, तो उस टाइम पे क्या होगा, इनिशियली तो कोई भी लिक्विड का मॉलिक्यूल वेपर में नहीं बना है, इनिशियली तो सारे के सारे लिक्विड मॉलिक्यूल्स ही हैं, वेपर नहीं, कोई भी वेपर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बोला, लेट्स से इसी तरह से एक टाइम इक्विलिब्रियम कंडीशन पे एक टाइम ऐसा क्रिएट हुआ जहां पे क्या हुआ कि ये 5 ग्राम लिक्विड खत्म हो गया और 5 ग्राम लिक्विड खत्म हो गया, लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया, यहाँ पे लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया, यहाँ पे ये मॉलिक्यूल्स लिक्विड के सरफेस को छोड़ के वेपर में चेंज हो रहे थे, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को छोड़ के वेपर में चेंज हो रहे थे, और जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर उसे बोलते हैं वेपर प्रेशर। तो जो ये प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, जो प्रेशर, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, ये जो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे कंटेनर की वॉल्स के ऊपर, जिसकी वजह से ये जो मरकरी का जो लेवल था ना वो डिक्रीज हो जाएगा। देखो मरकरी का लेवल यहाँ बनाया मैंने, मरकरी लेवल क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, ठीक है, फिर से समझते हैं, मरकरी लेवल डिक्रीज हो गया, इतना चेंज आया ना इसमें,
दैट इज द वेपर प्रेशर। जो मेजर मैं बोल देती हूँ लेट्स से mmHg, ठीक है। तो वेपर प्रेशर ऑफ, ठीक है, कितना है लिक्विड का, इस लिक्विड का वेपर प्रेशर कितना है HmmHg, ठीक है। हाइट जितनी भी हाइट में चेंज आए जितना भी होगा, क्या बोला मैंने, ये कहा है स्टार्टिंग में आपके पास 10 ग्राम लिक्विड है, इनिशियली कोई भी लिक्विड के मॉलिक्यूल्स वेपर में चेंज नहीं हुआ है, तो जो लेवल ऑफ मर्करी है दोनों साइड पे हमारा क्या है, सेम है, ठीक है। लेकिन हमने कहा कि थोड़ी देर के बाद जब इक्विलिब्रियम कंडीशन अकर हुई, लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ, उस टाइम पे क्या हुआ, लिक्विड 5 ग्राम के बाद जब 5 ग्राम लिक्विड चेंज हो चुका था वेपर में, तो उस टाइम पे कुछ मॉलिक्यूल जो लिक्विड के वेपर में चेंज हुए, 5 ग्राम हमने बोला 5 ग्राम मॉलिक्यूल्स लिक्विड के वेपर में चेंज हो चुके थे, वो जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स वेपर में चेंज हुए हैं, वो जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर, दैट इज नोन एज वेपर प्रेशर। अब इन्होंने जो प्रेशर एक्सर्ट किया कंटेनर की वॉल्स पे, जिसकी वजह से ये जो मर्करी का लेवल था वो डिक्रीज हो गया, ठीक है। और जितना चेंज आया है इसके बीच में उसे उसे कहा जाएगा, मैंने उसको नाम दे दिया, हाइट इतनी चेंज हुई है HmmHg, उतना ही आपका उसी लिक्विड का आपका वेपर प्रेशर उतना होगा। इस तरह से हम चेंज करते हैं, इस तरह से मेजरमेंट करते हैं। तो क्या डेफिनेशन बनेगी इसकी, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड, ठीक है। प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स अबव द सरफेस ऑफ लिक्विड, ठीक है, उसे क्या कहा जाएगा, वेपर प्रेशर। तो अब मैं कंटिन्यू करती हूँ इसी की डेफिनेशन के साथ, और यहाँ से हम आगे लॉ पे जाएंगे, राउट्स लॉ पे। क्लियर इतना? चलिए अब स्टार्ट करते हैं, डेफिनेशन लिखते हैं वेपर प्रेशर की। देखिए वेपर प्रेशर की क्या डेफिनेशन होगी, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड और सॉल्यूशन, लिक्विड कह दो या फिर सॉल्यूशन की बात कर दे, कुछ भी हो सकता है, is the pressure exerted by vapors, is the pressure exerted by vapors, pressure exerted by vapors in equilibrium with the pressure exerted by vapors in equilibrium with liquid या फिर सॉल्यूशन एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, ठीक है। तो यही हमने पढ़ा और उसी चीज को हमने अभी डिफाइन कर लिया कि वेपर प्रेशर की डेफिनेशन क्या है। क्लियर हो गया इतना? वेपर प्रेशर क्या होता है, इज अ प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स in equilibrium with the liquid at a particular temperature। यही मैंने अभी आपको एक्सपेरिमेंट से भी बताया। अभी मैंने क्या कहा, 10 ग्राम आपने लिक्विड लिया, वो जो स्टार्टिंग में कोई भी मॉलिक्यूल्स लिक्विड के वेपर में चेंज नहीं हुआ है, तो लेवल ऑफ मर्करी क्या था, सेम था। कुछ टाइम के बाद से लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ, 5 ग्राम जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स वेपर में चेंज हो गए, जिसकी वजह से मर्करी का लेवल डाउन हो गया, और जितना चेंज आया उसमें वो क्या था, जितना हाइट इन एच मैंने लिखा था वो क्या था, वेपर प्रेशर। तो वही है, वेपर प्रेशर इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। अब देखिए कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्टिंग करते हैं वेपर प्रेशर को। हेडिंग डालो, फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वेपर प्रेशर को, फैक्टर्स अफेक्टिंग द वेपर प्रेशर। क्लियर हुआ इतना? देखिए कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला जो फैक्टर अफेक्ट करता है वो है नेचर। क्या है? नेचर, ठीक है। किसका नेचर की हम बात कर रहे हैं, हम लोग लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम कर रहे हैं, वेपर प्रेशर की बात कर रहे हैं, तो जो नेचर अफेक्ट करेगा, मैं आपको अगर बात यही चीज बोलूं, किस चीज का नेचर अफेक्ट करेगा, लिक्विड का नेचर अफेक्ट करेगा, ठीक हो गया, नेचर ऑफ लिक्विड। से एग्जाम्पल हम बोले, वीकर द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हायर विल बी द वेपर प्रेशर। पर मैंने ये बात कैसे कही, मैंने क्या कहा, वीकर द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, वीकर द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हायर विल बी वेपर प्रेशर। मतलब कि जितना इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीकर होगा, उतना ही वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, हायर द वेपर प्रेशर। देखिए
हम एग्जांपल लेते हैं डाईइथाइल ईथर का, डाईइथाइल ईथर का एग्जांपल लेते हैं और इथाइल अल्कोहल का एग्जांपल लेते हैं। डाईइथाइल ईथर, डाईइथाइल ईथर, और इधर लेते हैं हम एग्जांपल इथेनॉल या फिर इथाइल अल्कोहल, वही इथेनॉल इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, ठीक है। अब इसमें क्या है देखो, डाईइथाइल ईथर का स्ट्रक्चर बनाओ C2H5O, C2H5, यहाँ क्या है इथाइल अल्कोहल C2H5OH हो गया। इसमें क्या है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, कौन सी बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अब क्या है इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है ज्यादा है, ठीक है। यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है वीकर है, तो लिख दूं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, शॉर्ट में लिख दो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है यहाँ पे वीकर है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग है यहाँ पे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है ज्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई है यहाँ पे, क्लियर हो गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई है। यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा वो मॉलिक्यूल जल्दी से किस में चेंज होंगे, लिक्विड से वेपर में चेंज होंगे, और जितने जल्दी मॉलिक्यूल्स लिक्विड से वेपर में चेंज होंगे उतना ही ज्यादा वेपर प्रेशर होगा, समझ आया। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है तो निकल गया, फट वीक है वो निकल गए बहुत आसानी से, तो जितनी जल्दी लिक्विड से मॉलिक्यूल वेपर में चेंज होंगे उतनी ही जल्दी वेपर, उतना ही ज्यादा वेपर प्रेशर होगा। तो यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक कर दी, जल्दी से आसानी से ब्रेक डाउन हो गया, टूट गए, और लिक्विड से वेपर में चेंज हो गए, वेपर प्रेशर बढ़ गया। यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वो नहीं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग था, नहीं जा पा रहे थे फोर्स, तो क्या हुआ यहाँ पर क्या हुआ वेपर प्रेशर कम हो गया। तो डाईइथाइल ईथर का वेपर प्रेशर क्या होता है ज्यादा, डाईइथाइल ईथर हैव हायर वेपर प्रेशर, हैव हायर वेपर प्रेशर देन इथाइल अल्कोहल। क्लियर, इतना क्लियर हुआ। अब देखिए नेक्स्ट फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, हमने जो नेक्स्ट फैक्टर अफेक्टिंग पढ़ते हैं वेपर प्रेशर का टेम्परेचर, क्लियर। तो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो फैक्टर अफेक्ट करता है वेपर प्रेशर के ऊपर टेम्परेचर है। देखिए सेकेंड फैक्टर जो अफेक्ट करता है वो है टेम्परेचर। फर्स्ट हमने डिस्कस कर लिया नेचर ऑफ लिक्विड, नेचर ऑफ लिक्विड में क्या था, वीकर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हायर विल बी द वेपर प्रेशर। सेकेंड जो फैक्टर्स अफेक्ट करता है वो है टेम्परेचर। अब देखिए टेम्परेचर किस तरह से अफेक्ट करता है, देखो टेम्परेचर की इंक्रीज होने से वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा। ऐसा क्यों बोला मैंने कि टेम्परेचर के इंक्रीज होने से वेपर प्रेशर को वी पे लिख रही हो, वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा। क्यों, देखो टेम्परेचर इंक्रीज करोगे मॉलिक्यूल्स को काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, क्या होगा, मॉलिक्यूल्स को काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, वो लिक्विड के सरफेस को लीव करके कहाँ एस्केप करना चाहेंगे, वेपर्स में। लिक्विड के मॉलिक्यूल जितनी जल्दी वेपर्स में एस्केप होंगे वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा, वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा। इन शॉर्ट कहने का मतलब है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई, वो जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई वो क्या होंगे, वाइब्रेट करके फटाफट लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को क्या किस में चेंज होना चाहेंगे, एस्केप करके वेपर में चेंज होना चाहेंगे, तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ली-चार्ट्रेल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग भी समझ सकते हैं। लिक्विड जब वेपर में चेंज हो रहा है आपको हीट देनी पड़ रही है ना, हीट देनी पड़ रही है, तो क्या है हीट देनी पड़ रही है मतलब एंडोथर्मिक चेंज है, डेल्टा एच की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, एंडोथर्मिक कॉन्सेप्ट हुआ। टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, हीट दे रहे हो तभी तो लिक्विड जो है वेपर में चेंज हो रहा है। तो आप कह सकते हो अकॉर्डिंग टू ली-चार्ट्रेल प्रिंसिपल, ली-चार्ट्रेल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होगा, ली-चार्ट्रेल प्रिंसिपल कहता है टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे, टेम्परेचर को जब आप इंक्रीज करोगे तब वो किसकी फेवर में जाएगा, एंडोथर्मिक की फेवर में जाएगा ना। टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो रिएक्शन विल प्रोसीड टुवर्ड द एंडोथर्मिक चेंज, ठीक है। दिस मीन्स कि मोर ऑफ द लिक्विड मॉलिक्यूल्स विल चेंज इनटू द वेपर और इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के इंक्रीज करने से वेपर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, समझ में आया। काइनेटिक एनर्जी मिली, मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करने लगे, सर्व लिक्विड के सरफेस के छोड़कर वेपर में चेंज हो गए, वेपर प्रेशर बढ़ गया। या फिर कह सकते हो कि ली-चार्ट्रेल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो ये लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुआ है वो किस में चेंज होगा, लिक्विड वेपर प्रेशर जो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुआ है ली-चार्ट्रेल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या है, एंडोथर्मिक चेंज है। हीट देंगे, इसको हीट देंगे तो उतने ही लिक्विड के मॉलिक्यूल्स वेपर में चेंज हो गए जल्दी जल्दी।
टेम्परेचर इंक्रीज करने से वेपर प्रेशर इंक्रीज होता है, ठीक है। थर्ड फैक्टर जो अफेक्ट करता है वो है बॉइलिंग, ठीक है। क्या है? बॉइलिंग। क्लियर हुआ इतना? तो हम कह सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। बॉइलिंग मतलब बॉइलिंग पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उसका वेपर प्रेशर क्या होगा? ज्यादा। मतलब जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम है उसका वेपर प्रेशर क्या है? वेपर प्रेशर क्या है? ज्यादा। बॉइलिंग पॉइंट कम है तो वेपर प्रेशर क्या है उसका? ज्यादा है। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। फोर्थ फैक्टर जो हम देखते हैं वो क्या है? सबसे फोर्थ फैक्टर है प्योरिटी, ठीक है। प्योरिटी ऑफ लिक्विड, प्योरिटी ऑफ लिक्विड। देखो अब हम ये कहेंगे कि जो प्योर लिक्विड है उनका हमेशा वेपर प्रेशर ज्यादा होता है सॉल्यूशन के कंपैरिजन में। प्योर लिक्विड का क्या होता है? वेपर प्रेशर ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू सॉल्यूशन। देखो प्योर लिक्विड की अगर मैं बात करूं, प्योर लिक्विड की मैंने बात करी, ठीक है। यहाँ पे सारे के सारे लिक्विड के मॉलिक्यूल्स ही तो हैं जो किस में चेंज होंगे? वेपर में चेंज होंगे, ठीक है। ये सारे के सारे, देखो मैंने बोला ये लिक्विड के ही तो मॉलिक्यूल्स हैं जो किस में चेंज होंगे? वेपर में चेंज होंगे, सारे लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं। लेकिन अगर आप सॉल्यूशन की बात करते हो, सॉल्यूशन, मैंने क्या कहा? प्योर लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो हमेशा ज्यादा होता है सॉल्यूशन के कंपैरिजन में। क्यों कहा ऐसा? क्योंकि सॉल्यूशन में तो यहाँ पर सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स भी तो ऐड हो जाएंगे। सॉल्यूशन है तो वहां पर क्या है? सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स भी हैं। मैं सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट कर रही हूँ डार्क लाइन से, ये डार्क वाला जो सर्कल है ना इससे, ठीक है। ये सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स हैं, ये यहाँ पे ये सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स हैं। क्लियर हो गया इतना? ये सॉल्यूट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे सॉल्यूशन सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पे जब सॉल्यूशन की बात करते हैं तो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स भी तो ऐड हो जाते हैं सॉल्वेंट के साथ। सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स भी ऐड हो गए तो प्योर लिक्विड का तो वेपर प्रेशर, प्योर लिक्विड प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा था, क्योंकि सारे के सारे किसके मॉलिक्यूल प्रेजेंट है सरफेस पे? सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। यहाँ पे क्या हो गया? कुछ सॉल्यूट के भी मॉलिक्यूल्स आ गए, कुछ सॉल्यूट के भी मॉलिक्यूल सरफेस के ऊपर आ गए ना, तो क्या होगा वहाँ पे? उसका वेपर प्रेशर क्या होगा? कम होगा। तो ध्यान रखना है प्योर लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है हमेशा ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू सॉल्यूशन। प्योर लिक्विड हैज हायर वेपर प्रेशर, वीपी से लिख रही हूँ, कंपेयर टू सॉल्यूशन के कंपैरिजन में। इतना क्लियर हुआ? देखो एक बार एक सेकेंड फिर से रिवाइज कर लेते हैं कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्टिंग करते थे। पहला हमने क्या कहा था? नेचर ऑफ लिक्विड, यहाँ मेंशन कर देते हैं। नेचर ऑफ लिक्विड, लिक्विड के नेचर में क्या कहा था मैंने? वीकर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हायर विल बी द वेपर प्रेशर। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होंगी, वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। वीकर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया। हायर विल बी, वेपर प्रेशर क्या होगा? हाई। डाइथाइल ईथर का एग्जांपल ये, इथाइल अल्कोहल का एग्जांपल ये। डाइथाइल ईथर में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है पर उसका वेपर प्रेशर क्या है? ज्यादा है। इथाइल अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से उसका वेपर प्रेशर क्या हो गया? कम, ठीक है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी? ज्यादा। यहाँ से समझ में आया? सेकेंड, टेम्परेचर के इंक्रीज करने से वेपर प्रेशर इंक्रीज होता है। बॉइलिंग पॉइंट की डिक्रीज करेगा, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, डिक्रीज नहीं, बॉइलिंग पॉइंट कम है तो वेपर प्रेशर ज्यादा है। बॉइलिंग पॉइंट लो, वेपर प्रेशर हाई, ठीक है। थर्ड है, लास्ट है प्योरिटी ऑफ लिक्विड। लिक्विड का जो प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर हमेशा ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ पर सारे के सारे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। पर सॉल्यूशन में सॉल्वेंट के साथ सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स भी आ जाते हैं, जिसकी वजह से सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो जाता है? कम, और प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या होता है? ज्यादा। इतना क्लियर हो गया? चलिए फिर देखिए। अब देखो एक इक्वेशन है जिसको बोलते हैं कैलोशियस-कैलोप्रियन इक्वेशन, ठीक है। तो वो देखो क्या कह सकते हैं कि कैलोशियस-कैलोप्रियन इक्वेशन, जो वेपर प्रेशर वर्सेस इफेक्ट ऑफ, हमने टेम्परेचर देखा है ना कि टेम्परेचर का वेपर प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ता है, एक तरह से हमने देखा। तो डिपेंडेंस ऑफ वेपर प्रेशर ऑन टेम्परेचर इज गिवन बाय द कैलोशियस-कैलोप्रियन इक्वेशन, ठीक है। तो क्या कह सकते हैं? डिपेंडेंस ऑफ टेम्परेचर on vapor pressure is given by कैलोशियस-कैलोप्रियन इक्वेशन। देखिए कैलोशियस-कैलोप्रियन इक्वेशन,
कैलोप्रियन इक्वेशन, ठीक है, कैलोप्रियन इक्वेशन, ठीक है। क्या है ये इक्वेशन, देखो log P2 अपॉन P1, P2 अपॉन P1 इक्वल्स टू डेल्टा H वेपराइजेशन है तो V लगा देते हैं, डेल्टा H वेपराइजेशन डिवाइडेड बाय 2.303 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, ठीक है। log P2 अपॉन P1 इज इक्वल टू डेल्टा H वेपराइजेशन अपॉन 2.303 R लिखो यहाँ पे, 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, ठीक है। इस तरह से भी लिख सकते हैं log P2 अपॉन P1, ठीक है, डेल्टा H वेपराइजेशन अपॉन 2.303 R। R वही था गैस कांस्टेंट, पहले भी किया है आपने 11th क्लास में, एलसीएम लेके भी लिखा होता है T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। इतना क्लियर हो गया, एक ही बात है ना, इतना क्लियर। अब देखिए यहाँ पर वेपर प्रेशर जो है किन किन चीजों पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। वेपर प्रेशर डज नॉट डिपेंड अपॉन, वेपर प्रेशर डज नॉट डिपेंड अपॉन, कि वेपर प्रेशर किन किन चीजों पर डिपेंड नहीं करता। ऐसा नहीं होगा कि अमाउंट ऑफ लिक्विड पर डिपेंड नहीं करेगा वेपर प्रेशर, ठीक है, या फिर सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड पर डिपेंड नहीं करेगा, या शेप और वॉल्यूम ऑफ कंटेनर पर डिपेंड नहीं करेगा। देखो अमाउंट तो वही चीज मैं लिख रही हूँ कि वेपर प्रेशर डिपेंड नहीं करता है, किस चीज पे डिपेंड नहीं करता, शेप ऑफ कंटेनर, कंटेनर की शेप पर डिपेंड नहीं करेगा, शेप ऑफ कंटेनर, कंटेनर की शेप पर डिपेंड नहीं करता है वेपर प्रेशर। और किस चीज पर डिपेंड नहीं करता है, अमाउंट ऑफ लिक्विड टेकन, कि आपने कितना लिक्विड लिया है उस पर भी डिपेंड नहीं करता है कि कितना आपने अमाउंट ऑफ लिक्विड लिया है, ठीक है, क्लियर हो गया, ठीक है। या फिर कितना अमाउंट में लिक्विड दिया है, कितना क्या चीज, उस कंटेनर का शेप किस चीज पर, इस चीज पर भी डिपेंड नहीं करता, ठीक है। सरफेस एरिया पर भी नहीं डिपेंड करेगा, सरफेस एरिया, ठीक है, सरफेस एरिया पर भी डिपेंड नहीं करता। इतना क्लियर हुआ, ध्यान रखना है ये सब चीजें जो है, जो वेपर प्रेशर है हमारा, इन सब चीजों पर डिपेंड नहीं करता है। इतना क्लियर हुआ। और डिपेंडेंस वेपर प्रेशर की टेम्परेचर के साथ किसने दी, कैलोशियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। क्या है, log P2 बाय P1, दो सब्सटेंसेस होंगे, आपको दिख दिया जाएगा, पहले का प्रेशर, सेकेंड का प्रेशर, डेल्टा H वेपराइजेशन, हीट ऑफ वेपराइजेशन, आर गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर फर्स्ट का और सेकेंड का, ठीक है। न्यूमेरिकल्स करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। और वेपर प्रेशर किन किन चीज़ों पर डिपेंड नहीं करता है, इतना क्लियर हुआ। अब आगे करते हैं हम लोग वॉलेटाइल लिक्विड्स के लिए और नॉन वॉलेटाइल लिक्विड्स के लिए भी है, आगे लिक्विड सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ते हैं विद द राउट्स लॉ। चलिए देखिए अब आगे स्टार्ट करते हैं, हम लोग क्या करेंगे डिस्कस, सॉल्यूशंस कंटेनिंग दो वॉलेटाइल लिक्विड्स के बारे में डिस्कस करना है। मतलब यहाँ से हम राउट्स लॉ के बारे में जाएंगे, राउट्स लॉ को कंसिडर करके आगे सॉल्व करेंगे, डेरिवेशन है उसकी। अब दो वॉलेटाइल लिक्विड्स की बात हो रही है, दो वॉलेटाइल लिक्विड्स का मतलब क्या है, यहाँ पर वॉलेटाइल ही सॉल्यूट है और वॉलेटाइल ही सॉल्वेंट है, ठीक है, वॉलेटाइल सॉल्यूट है और वॉलेटाइल सॉल्वेंट है, ये ध्यान देने हैं। यहाँ जो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, मैं यहाँ बात कर रही हूँ कि वॉलेटाइल सॉल्यूट के अंदर वॉलेटाइल ही सॉल्वेंट है। अब देखिए क्या कहेंगे, यहीं से हम स्टेटमेंट लिखते हैं राउट्स लॉ की। स्टेटमेंट ऑफ राउट्स लॉ वो क्या कहता है, स्टेटमेंट ऑफ राउट्स लॉ। देखिए राउट्स लॉ क्या कहता है, राउट्स लॉ बोलता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन, ठीक है, फॉर वॉलेटाइल सब्सटेंसेस, ठीक है। फॉर वॉलेटाइल, दोनों वॉलेटाइल सॉल्यूट वॉलेटाइल सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं हम लोग, मतलब वॉलेटाइल लिक्विड्स के अंदर, इन वॉलेटाइल लिक्विड्स, ठीक है, इन वॉलेटाइल लिक्विड partial pressure of each component, partial pressure of each component is directly proportional to mole fraction, is directly proportional to mole fraction, is directly proportional to mole fraction। देखिए यही कहा ना, पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। देखो इस स्टेटमेंट को हम वर्ड्स की फॉर्म में लिखेंगे, किस तरह से स्टेटमेंट जो हमें राउट्स लॉ की जो स्टेटमेंट है
उसको हम किस तरह से डराइव करते हैं। देखो, पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, मैंने कंपोनेंट ले लिया ए कंपोनेंट, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो यहाँ जब आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हो, आपके पास एक टर्म आती है जिसको बोलते हैं प्योर, ठीक है। पार्शियल जो वेपर प्रेशर है आपका ये पार्शियल वेपर प्रेशर है, ये जो वेपर प्रेशर है ये प्योर कंपोनेंट का है, ठीक है। ये क्या हुआ आपका मोल फ्रैक्शन, लिख देते हैं हम। पी ए क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए। क्लियर हुआ। यहीं से आप x क्या कह रहे हैं, x क्या है, मोल फ्रैक्शन है। तो देखो एक्स ए इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए, क्या हुआ, x इज अ मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए। पी ए नॉट क्या है, देखिए पी ए नॉट क्या है, देखिए पी ए नॉट क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, ठीक है। वेपर प्रेशर किसका, प्योर कंपोनेंट का। क्लियर हुआ इतनी बात। तो ये राउट्सलर ने कहा था कि वॉलेटाइल लिक्विड्स के लिए वॉलेटाइल सोल्यूट और वॉलेटाइल सॉल्वेंट का हम केस लेके स्टडी कर रहे हैं। सबसे पहले क्या बोला वॉलेटाइल लिक्विड के लिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाया, आपके पास आया पी ए नॉट, तो पी ए लिख दिया मैंने, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए, एक्स ए क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए, एंड पी ए नॉट क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, ठीक है। पी ए नॉट क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ए, ठीक है। वेपर प्रेशर है किसका, प्योर कंपोनेंट का। इतना क्लियर हुआ। अब देखिए, अब हम करते हैं इसकी यहीं से जो डेरिवेशन है ऑफ राउट्स लॉ, जिसमें थोड़ा सा काम डाल्टन्स का भी आएगा, ठीक है, और उसी को ही पढ़ेंगे, वेपर फेस में भी स्टडी करेंगे और सॉल्यूशंस के साथ भी सेम केसेस है, मतलब वॉलेटाइल सॉल्यूट वॉलेटाइल सॉल्वेंट के लिए अब हम डिराइव करने वाले हैं यूजिंग द राउट्स लॉ एंड डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, आगे हम डेरिवेशन करेंगे यूजिंग द राउट्स लॉ एंड डाल्टन्स लॉ, ठीक है। देखो लेट्स से मैंने कहा मेरे पास एक क्लोज्ड कंटेनर है जिसमें दो वॉलेटाइल लिक्विड्स हैं, यही बात कर रहे हैं ना हम लोग, वॉलेटाइल सॉल्यूट होगा वॉलेटाइल सॉल्वेंट में। तो मेरे पास एक क्लोज कंटेनर है, आपको बताया था मैंने स्टार्टिंग में कि हम क्लोज कंटेनर में ही बात करते हैं सबके सब, ठीक है। तो क्लोज कंटेनर है इसमें ये हमारा, जिसमें दो वॉलेटाइल लिक्विड्स हैं, ठीक है, दो वॉलेटाइल लिक्विड्स हैं ए और बी। मैं यहाँ पर कंसिडर कर रही हूँ ए एंड बी आर टू वॉलेटाइल लिक्विड्स, ठीक है। यहाँ पर मैंने कह दिया कि ये ए और बी दो वॉलेटाइल लिक्विड्स हैं, ए प्लस बी, जिसका मोल फ्रैक्शन है एक्स ए और एक्स बी। तो क्या लिखेंगे, अभी हमने राउट्स लॉ की स्टेटमेंट करी, क्या कहा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। क्लियर। ए कंपोनेंट के लिए, ए कंपोनेंट के लिए यहाँ लिख दो, यहाँ लिख देते हैं फॉर ए लिक्विड, लिक्विड ए, ठीक है। फॉर लिक्विड ए की बात करें हम लोग, पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। तो पी ए इज इक्वल्स टू क्या हुआ, पी ए नॉट एक्स से, अभी मैंने कहा था कि ये जो प्योर के लिए होता है, ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। अब ये आया, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान देते हैं। अब देखो फिर इसी तरह से मैंने प्योर फॉर लिक्विड बी के लिए मैंने डिस्कस किया, लिक्विड बी के लिए भी अब क्या सेम टू सेम वही लिखोगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो एक प्योर कंपोनेंट आया, फिर से पी बी नॉट, इसको क्या नाम देंगे आप, पी बी नॉट एक्स बी। ये क्या हुआ आपका सेकेंड इक्वेशन। अब हमने इस आपको बोला, ठीक है, ये मैं कुछ मॉलिक्यूल्स लिख देती हूँ जो वेपर में गए हैं, ठीक है। अब देखिए इसको नाम दे देते हैं, ये स्मॉल डॉट्स को नाम दे देते हैं, इस सर्कल वाले को नाम दे देती हूँ बी का, इसको दे देते हैं ए का नाम, ठीक है। अभी बताऊंगी ऐसा क्यों। अब देखो इसके लिए बात करते हैं हम, टोटल प्रेशर निकालो। टोटल प्रेशर क्या होगा, पी ए प्लस पी बी, इतना हुआ क्लियर। पी टोटल इक्वल्स टू पी ए की जगह वैल्यू पुट करो, पी ए नॉट एक्स ए
पी बी की जगह वैल्यू पुट करो, पी बी नॉट एक्स बी, तो आपका ये निकल गया। आपने कैलकुलेशन करी टोटल प्रेशर की, यही तो था हमारा टॉपिक, डेरिवेशन ऑफ टोटल प्रेशर यूजिंग द राउट्स लॉ स्टेटमेंट। डेरिवेशन हमने किया टोटल प्रेशर का, पी टोटल यूजिंग द राउट्स लॉ एंड डाल्टन्स लॉ। ठीक है, अब करेंगे, अभी वेपर फेज के लिए बाकी है हमारा। इतना समझ में आया? ये मैंने जो मोल फ्रैक्शन एक्स से था, पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स से, पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स से। लिक्विड के लिए, लिक्विड बी के लिए सिमिलरली ऐसा हुआ, पी टोटल करना था, दोनों को ऐड कर दिया तो टोटल प्रेशर आपका ये निकल आया पी ए नॉट एक्स से प्लस पी बी नॉट एक्स पी। ठीक है, इसी तरह से अब मैं बात करूं वेपर फेज के लिए। ठीक है, मतलब डेरिवेशन हम कर रहे हैं वेपर फेज में, सेम टू सेम यही चीज़ है, लेकिन हम वेपर फेज के अंदर बात कर रहे हैं। ठीक है, वेपर फेज अगर मैं लूँ तो देखो इसमें क्या होगा, वेपर फेज की जब मैं बात कहूँ, पहले तो आप ये ध्यान रखो, यहाँ पे मैंने जो एक्स ए एंड एक्स बी जो मोल फ्रैक्शन लिया है ऑफ लिक्विड कंपोनेंट लिया है ना, मैंने लास्ट में लिखा भी था राउट्स लॉ के स्टेटमेंट पे, एक्स ए इज अ मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड कंपोनेंट है। ठीक है, अब अगर एक्स ए एंड एक्स बी आर द मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड कंपोनेंट है, अगर हम यहाँ वेपर फेज में लिखना चाहें मोल फ्रैक्शन, तो मैं वाई ए लिख दूंगी, वाई बी लिख दूंगी। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए वेपर ए इन वेपर फेज। ठीक है, तो ये क्या हुआ, वाई ए और वाई बी क्या है, मोल फ्रैक्शन है कंपोनेंट ए का इन वेपर फेज। तो क्या लिखेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए इन वेपर फेज, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए इन वेपर फेज। एक्स ए क्या था, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए इन लिक्विड फेज, वाई ए क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए इन वेपर फेज। मैं रिपीट कर रही हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, ये किसके लिए है, एक्स ए लिक्विड फेज में मोल फ्रैक्शन है, एक्स बी क्या है, लिक्विड फेज में मोल फ्रैक्शन है, वाई ए और वाई बी मोल फ्रैक्शन है हमारा वेपर फेज में। तो वाई बी क्या लिखेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी इन वेपर फेज। अब देखिए, अब क्या कहते हैं हम, आपने यहाँ से लिखा, आपने एक बार राउट्स लॉ की स्टेटमेंट लगाओ और एक बार डाल्टन्स लॉ के लिए लिखो। राउट्स लॉ ने क्या कहा, P इज इक्वल्स टू पी ए नॉट एक्स ए, लेकिन ये चीज़ तो हमारी राउट्स लॉ ने कही। ठीक है, इसने यहाँ पर डाल्टन्स ने क्या कहा, यहाँ पे देखो, उसने कहा पार्शियल प्रेशर इक्वल टू टोटल प्रेशर इनटू में मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए इन वेपर फेज। मैंने इकट्ठा लिख दिया ये, मैंने, चलो आप एक अलग अलग लिखना चाहते हो तो अलग अलग भी लिख सकते हो। कैसे, मैं यहाँ देखो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं फिर से, ये किसने कहा था आपका, राउट्स लॉ ने, राउट्स लॉ ने। अब यहाँ से हम लिख देते हैं P इज इक्वल्स टू पार्शियल प्रेशर इक्वल टू टोटल प्रेशर इनटू में मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए। ये किसकी स्टेटमेंट है, डाल्टन्स लॉ, यहाँ से डाल्टन्स लॉ। ठीक है, ऑफ पार्शियल प्रेशर, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, दोनों ही प्रेशर हैं तो हमने इक्वेट कर दिया। पी ए इकट्ठा लिख सकती हूँ मैं, पी ए नॉट एक्स ए इक्वल्स टू पी टोटल वाई ए लिख सकते हैं। इसी तरह से अब बी कंपोनेंट के लिए लिखेंगे तो क्या होगा, पी बी नॉट एक्स बी इक्वल्स टू पी टोटल वाई बी लिख सकते हो। अब यहाँ से अब एक्स ए की वैल्यू निकालो, एक्स ए कितना आया यहाँ से आपका, इक्वेट कर रहे हो ना, पी टोटल वाई ए बाय में पी ए नोट। क्लियर, यहाँ से अब इसी तरह से एक्स बी निकालो, एक्स बी इक्वल्स टू पी टोटल वाई बी डिवाइडेड बाय पी बी नोट। अब आपको पता है मोल फ्रैक्शन दोनों का सम, एक्स ए कंपोनेंट का और बी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन किसके इक्वल होता है, 1 के। एक्स ए प्लस एक्स बी 1 होता है। हमने एक्स ए की वैल्यू निकाली, एक्स बी की वैल्यू निकाली, पुट करते हैं यहाँ पे पी टोटल वाई ए बाय में पी ए नोट प्लस पी टोटल वाई बी, यहाँ पे क्या है पी बी नोट इक्वल्स टू 1। क्लियर हुआ यहाँ से, पी टोटल वाई ए बाय पी ए नोट, पी टोटल वाई बी अपॉन पी बी नोट इक्वल्स टू 1 के इक्वल आ गया। इतना क्लियर। अब देखो और भी हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैसे, अब देखो किस तरह से हम इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ से आप पी टोटल ऊपर कॉमन निकालो, मैं इधर लिख रही हूँ, पी टोटल मैंने यहाँ कॉमन लिया तो यहाँ क्या आएगा, नीचे आपने यहाँ से इकट्ठा कॉमन ले लिया तो यहाँ वाई ए अपॉन पी ए नोट
प्लस वाई बी अपॉन पी बी नॉट इक्वल्स टू 1 रखा था। अब पी टोटल को नीचे ले जाओ तो क्या आया, वाई ए अपॉन पी ए नॉट प्लस वाई बी अपॉन पी बी नॉट इक्वल्स टू 1 बाय पी टोटल। ठीक है, हमने इसको इस तरह से और भी सिंप्लीफाई कर दिया। क्लियर हो गया? तो ये ध्यान रखना है कैसे, 1 बाय पी टोटल इक्वल्स टू वाई ए अपॉन पी ए नोट प्लस वाई बी अपॉन पी बी नोट, ये हमने सिंप्लीफाई कर दिया। क्लियर हुआ इतना? कैसे किया दोबारा से देखते हैं। यहाँ हमने क्या किया, टोटल प्रेशर निकाला है यूजिंग द राउट्स लॉ। फिर हमने क्या किया, डेरिवेशन कही। अगर वेपर फेस में हम कहना चाहिए, मैंने वेपर फेस के लिए बनाया था, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन ये था ऑफ कंपोनेंट ए इन वेपर फेस, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी इन वेपर फेस। आपने राउट्स लॉ के अकॉर्डिंग लिखा P इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए, डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के अकॉर्डिंग लिखा P इज इक्वल टू पी टोटल इंटू वाई ए। दोनों ही प्रेशर है, इक्वेट कर दिया। यहाँ से ए के लिए लिखा, इसी तरह से कंपोनेंट बी के लिए लिखा। एक्स ए की वैल्यू निकाली पी टोटल वाई ए अपॉन पी ए नॉट, एक्स बी की वैल्यू निकाली पी टोटल वाई बी अपॉन पी बी नॉट। टोटल मोल फ्रैक्शन आपने पहले भी किया है, एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल्स टू 1 होता है। यहाँ से आपने एक्स ए की वैल्यू रखी, यहाँ पर एक्स बी की वैल्यू रखी। और भी सिंप्लीफाई आप कर सकते हो, पी टोटल कॉमन लिया, यहाँ से नीचे लेकर आए, ये एक्सप्रेशन बन गया हमारा। इतना क्लियर हुआ? हमने राउट्स लॉ डिफाइन कर दिया, वेपर फेस में भी हमने साथ साथ किया है, और टोटल प्रेशर भी निकाला है पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। अब इसका हमें ग्राफ प्लॉट करना है इसी इक्वेशन के ऊपर। देखिए आगे, देखिए अब क्या करते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं जो हमने डिराइव किया था। हमने क्या डिराइव किया, पी टोटल इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी किया था हमने, और वहाँ से हमने क्या निकाला था, पी टोटल इक्वल्स टू पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी, ये हमने किया। और अब यहाँ देखो आप क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ ये हमने इक्वेशन अभी डिराइव करी, और यहाँ पे हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। आप देखो एक्स ए प्लस एक्स बी मोल फ्रैक्शन दोनों का 1 के इक्वल होता है। आपने क्या किया, एक्स बी इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स ए रखा। इसमें पुट करो पी टोटल इक्वल्स टू पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी की जगह क्या रखोगे, 1 माइनस एक्स ए, 1 माइनस एक्स ए। अब इसको, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं। पी टोटल इक्वल्स टू पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट माइनस पी बी नॉट एक्स ए हो गया। अब देखो यहाँ से और क्या कॉमन टर्म ले सकते हैं, पी टोटल इक्वल्स टू पी ए नॉट एक्स ए माइनस पी बी नॉट एक्स ए प्लस क्या आया, पी बी नॉट। यहाँ से क्या आया, पी बी नॉट आया। यहाँ से आप और क्या करो, एक्स ए को कॉमन ले लो, पी बी नॉट में आगे लिख देती हूँ, प्लस क्या आया, पी ए नॉट माइनस क्या आया, पी बी नॉट। ये बाहर क्या आया आपका, एक्स ए, इतना आ गया। ये हमने एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई कर दिया जब मैंने एक्स बी की वैल्यू रखी 1 माइनस एक्स ए रखा, ठीक है। इसी के ऊपर ग्राफ बेस्ड है, अब ग्राफिकली सॉल्व करते हैं। तो देखो हमने ये केस, ये हमने टोटल एक्सप्रेशन बना लिया, पी टोटल इज इक्वल्स टू पी बी नॉट प्लस पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट एक्स ए, ठीक है। यहाँ पे क्या है, हमने ध्यान रखना है एक चीज़, केस कंसिडर कर रहे हैं कि अगर ए का प्रेशर, ए का वेपर प्रेशर ज़्यादा है कंपोनेंट बी से। अगर ए का वेपर प्रेशर कंपोनेंट बी से ज़्यादा है, इसका मतलब ए का बॉइलिंग पॉइंट कम है। जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उसी का तो वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है। तो यहाँ ध्यान रखना है कि हमने ये नोट करना, हम ये केस स्टडी कर रहे हैं एक बार जहाँ पे ए का प्रेशर पी ए नोट ज़्यादा है पी बी नोट से, ए का प्रेशर ज़्यादा है बी से, ठीक है। ए इज़ मोर वॉलेटाइल देन बी, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन। यहाँ हम लेंगे वाई एक्सिस पे हम लेंगे वेपर प्रेशर और एक्स एक्सिस पे हम लेंगे मोल फ्रैक्शन, ठीक है। यहाँ हम लेंगे वेपर प्रेशर और यहाँ लेंगे मोल फ्रैक्शन। तो देखो किस तरह से ग्राफ बनेगा। अब जैसे हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं उसी तरह से है, कंबाइंड ग्राफ ड्रॉ होगा कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी दोनों के साथ, ठीक है। यहाँ रखो एक्स ए इक्वल्स टू 0 रखो, ठीक है। जब आप एक्स ए की वैल्यू को 0 रखोगे, आपने देखो क्या किया था, पी ए इज इक्वल्स टू पी ए नॉट एक्स ए, और यहाँ क्या था, पी बी इक्वल्स टू पी बी नॉट एक्स बी।
जब आपने एक्स ए की वैल्यू को 0 रखा, ठीक है, यहाँ पे एक्स ए 0 रखा, यहाँ एक्स ए 1 रखा, जब आपने एक्स ए की वैल्यू को 0 रखा तो पी ए किसके इक्वल आया, 0 के, मतलब यहाँ पॉइंट आया, ठीक है। जब आपने एक्स ए की वैल्यू को 1 रखा तो पी ए इज इक्वल्स टू पी ए नॉट आया, तो मान लो पी ए इज इक्वल्स टू पी ए नॉट, ये पॉइंट आ गया। ए मैंने ये वाला पॉइंट ऊपर बनाया है क्योंकि मैंने कंसिडर किया है कि ए इज़ मोर वॉलेटाइल देन बी। अगर ए इज़ मोर वॉलेटाइल देन बी, ए इज़ मोर वॉलेटाइल देन बी, ठीक है, मोर वॉलेटाइल देन बी, ठीक है, मोर वॉलेटाइल देन बी, हमने ये केस माना है, ठीक है। तो इसका मतलब इस ए का वॉलेटाइल ज़्यादा है, इसका प्रेशर वेपर प्रेशर ज़्यादा है, ए का वेपर प्रेशर, ये ए का ज़्यादा है वेपर प्रेशर बी से, ठीक है। ए का वेपर प्रेशर ज़्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, ठीक है, इतनी बात हो गई समझ। अब देखो यहाँ हमने पॉइंट जब हमने लिए हैं तो हम मैथ्स क्या करते हैं, मैथ्स में दोनों पॉइंट्स को ग्राफ बनाते हैं, तो लाइन ड्रॉ कर देते हैं, लाइन बना दी। इसी तरह से अब यहाँ मानो कि एक्स ए 1 है, एक्स बी कंपोनेंट यहाँ पे 0 है और एक्स बी कंपोनेंट की वैल्यू यहाँ पर 1 है। जब आप एक्स बी को 0 मानोगे तो पी बी किसके इक्वल आएगा, 0 के, यहाँ पे पुट लाइन करा, डॉट लगाया। इसी तरह से एक्स बी इक्वल्स टू 1 किया आपने तो पी बी इक्वल टू पी बी नॉट के इक्वल आया। मैंने यहाँ पी बी, ये लाइन, ठीक है, आपने एक्स बी 1 रखा तो पी बी की वैल्यू पी बी नॉट के इक्वल आई, हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, पॉइंट लगा दिया पी बी नॉट। अब ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट इस दोनों पॉइंट्स को टच करके आपने लाइन बना दी। ये लाइन किसकी आई थी, पी ए की आई थी, पी ए की आई थी, इज इक्वल्स टू पी ए नॉट एक्स ए आई थी, और ये लाइन किसकी आई है, पी बी आई है, और पी बी इज इक्वल्स टू पी बी नॉट एक्स बी, ठीक है। अब आपने टोटल निकालना है, समझ में है ना। ए मैंने ऊपर बनाया, बी वाला नीचे क्यों बनाया, क्योंकि ए इज़ मोर वॉलेटाइल देन बी, वेपर प्रेशर ए का ज़्यादा है बी से, तो हमने ए ऊपर ड्रॉ करा, वेपर प्रेशर ज़्यादा है ना कंपोनेंट ए का। इतना क्लियर हुआ। आपने दोनों को ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन करने के बाद आपका टोटल प्रेशर कितना आया, पी ए प्लस पी बी, क्लियर इतना, पी ए प्लस पी बी मीन्स क्या है, पी टोटल इक्वल्स टू पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी, ठीक है। ये आपका टोटल, जी आपकी जो लाइन आई आपके किसके, टोटल प्रेशर की लाइन आई, और मैंने एक्सप्रेशन भी सबके साथ में लिख दिए। इतना क्लियर हो गया हमारा। ये हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट करा वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन। हमने कंसिडर किया कि A इज़ मोर वॉलेटाइल देन B है, तो हमने ये ऐसा कंसिडर किया। सपोज आप अगर ऐसे मान लेते B इज़ मोर वॉलेटाइल देने की, ऐसा अगर केस मान लेते तो आप यहाँ पर एक्स ए की जगह पुट करते, एक्स ए पुट करते 1 माइनस एक्स बी, और आपका एक्सप्रेशन तब क्या निकलता, देखो पी टोटल इक्वल्स टू पी ए नॉट एक्स ए की जगह क्या रखते 1 माइनस एक्स बी, और प्लस यहाँ पे क्या रखते पी बी नॉट एक्स बी, क्लियर इतना। और पी टोटल इक्वल्स टू पी ए नॉट माइनस पी ए नॉट एक्स बी प्लस पी बी नॉट एक्स बी। यहाँ से फिर आप कॉमन लो एक्स बी, पी टोटल इक्वल्स टू पी ए नॉट प्लस एक्स बी, आपने यहाँ से कॉमन लिया तो क्या आया, पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट, ये क्या आ गया बाहर, एक्स बी। देखो इनमें फ़र्क क्या है, ये पी टोटल पी बी नॉट है, यहाँ पी ए नॉट आया, ये पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट है, यहाँ पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट हुआ, ये एक्स ए है, यहाँ एक्स बी है। ये हमने कब कंसिडर किया, जब वेपर प्रेशर हमने कहा बी का ज़्यादा है ए से, तो आपका केस कुछ इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। आपका रिजल्टेंट एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से बन जाएगा। दोनों बता दिए, फिर उसके अकॉर्डिंग हम ग्राफ बना देंगे। क्लियर हो गया इतना, हमने ये ग्राफिकली रिप्रेजेंट करा है। फिर से बता देती हूँ ग्राफ, और फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। आपने एक्स ए की वैल्यू को 0 रखा, पी ए आपका 0 आया, यहाँ डॉट लगाया। एक्स ए की वैल्यू को 1 रखा तो पी ए नॉट आया, आपने वहाँ लगाया डॉट। इसी तरह से पी बी एक्स बी की वैल्यू को 0 रखा तो यहाँ लगा, एक्स बी की वैल्यू को 1 रखा तो पी बी इज इक्वल्स टू पी बी नॉट आया। दोनों लाइन्स को ज्वाइन कर दिया, ये रिजल्टेंट लाइन आई। रिजल्टेंट किसकी है, टोटल प्रेशर की, जो पी ए और पी बी था। जो ये लाइन आई थी वो पी ए की थी, हमने पी ए नॉट था ना, तो मैंने लिख दिया दिस लाइन इज फॉर पी ए इज इक्वल्स टू पी ए नॉट एक्स ए, और यहाँ पे पी बी इज इक्वल्स टू पी बी नॉट एक्स बी। और ये रिजल्टेंट प्रेशर की लाइन है टोटल प्रेशर पी ए प्लस पी बी, वेपर प्रेशर वर्सेस
मोल फ्रैक्शन हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया, इंपॉर्टेंट ग्राफ है। आगे इसी राउट्स लॉ के ऊपर बेस्ड ही हमने आइडियल्स और नॉन आइडियल करना है, तो ये ग्राफ आप फिर देखेंगे तो अच्छे से समझना है इसको कि कैसे हुआ। अब नेक्स्ट केस जो है हमारा वो इसमें अभी यहाँ तक क्या था, दोनों कंपोनेंट्स वॉलेटाइल थे, अब एक कंपोनेंट वॉलेटाइल है और एक कंपोनेंट नॉन वॉलेटाइल है, तब हमने नेक्स्ट केस स्टडी करना है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा राउट्स लॉ फॉर द नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। इससे पहले हमने जो केस किया उसमें वॉलेटाइल सॉल्यूट था, वॉलेटाइल ही सॉल्वेंट था। अब हम कर रहे हैं वॉलेटाइल सॉल्यूट डाल रहे हैं, ठीक है, और नॉन वॉलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर वॉलेटाइल सॉल्यूट डाला। अब देखिए क्या होगा, हमने एक जार लिया, मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ। इसमें क्या है, प्योर सॉल्वेंट है, ठीक है, एक प्योर सॉल्वेंट है, क्लोज्ड कंटेनर है ये, ठीक है, प्योर सॉल्वेंट है। इसके अंदर यहाँ पर क्या है, सारे के सारे लिक्विड मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, ठीक है, सारा का सारा लिक्विड प्रेजेंट है, इतना ऐसे शो कर देते हैं हम लोग। अब आपको ये पता होगा कि यहाँ पर क्या है, प्योर, मैंने आपको पहले बताया भी था, यहाँ पर सारे के सारे सरफेस पे जो मॉलिक्यूल हैं सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं। किसके मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल। आपने इसके अंदर वॉलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया सॉल्वेंट के अंदर, तो वो सॉल्यूशन बन गया। अब जो सॉल्यूशन बन गया यहाँ पर ये, तो इसके यहाँ पर इसके सरफेस के ऊपर सॉल्वेंट के साथ साथ सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होंगे। ऐसा मैंने आपको पहले अभी स्टार्टिंग लेक्चर में बताया भी था। सॉल्वेंट के साथ किसके मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे, ये मैं डार्क वाला जो लगा रही हूँ सॉल्यूट के लिए लगा रही हूँ। अब सॉल्वेंट के साथ यहाँ पे जो डार्क वाला है वो सॉल्यूट रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉल्वेंट के साथ यहाँ पे सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट है। तो यहाँ पे जो इनिशियली हम क्या कह सकते हैं, प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होगा बहुत ज़्यादा होगा। यहाँ का जो वेपर प्रेशर है प्योर सॉल्वेंट का, मोर वेपर प्रेशर, ठीक है। सॉल्वेंट के अंदर क्या आ गया, सॉल्यूशन में क्या आ गया, सॉल्वेंट के साथ ये सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स भी ऐड हो गए हैं, जिसकी वजह से इसका वेपर प्रेशर बहुत कम हो गया, लेस वेपर प्रेशर। समझ में आया क्यों कम हुआ, आपको समझ में आना चाहिए। देखो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है, सरफेस पे सारे के सारे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल पड़े हैं, उसी की वजह से वेपर प्रेशर आ रहा था। अब आपने उसमें सॉल्यूट डाल दिया जो कि क्या है, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया, जिसकी वजह से वेपर प्रेशर कम हो गया। अब सॉल्वेंट के साथ यहाँ पे सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट हैं, तो वेपर प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। इसका वेपर प्रेशर, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हमेशा ज़्यादा होता है सॉल्यूशन से। ये हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग में भी मैंने आपको बताया था। तो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा है सॉल्यूशन से। तो हमें क्वांटिटेटिवली हमें यही डिस्कस करना है, इफेक्ट ऑफ एडिंग नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन रिजल्टिंग इन द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर दैट वी हैव स्टडीड बाय द राउट्स लॉ। मैंने क्या बोला, हमने क्या स्टडी करना है, effect of adding non-volatile solute in the solvent, so that effect of adding non-volatile solute in the solvent that reduces the vapor pressure, or we can say that lowering the vapor pressure from the Raoult's law। हमने यही स्टडी करना है कि कितना वेपर प्रेशर में लोअर डाउन हुआ। सोल्यूट हमने डाला है इसके अंदर, तो वेपर प्रेशर लोवरिंग हो गया। तो हमें यही करना है, लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे फ्रॉम द राउट्स लॉ। इतना क्लियर हुआ। तो अब देखो मैं क्या लिखती हूँ, देखिए वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट equals to mole fraction of solvent multiplied by vapor pressure of pure solvent multiplied by vapor pressure of pure solvent। ठीक है, इतनी बात आ गई क्लियर, प्योर सॉल्वेंट। अब देखिए, अब मैंने कहा आपने इसके अंदर क्या डाल दिया है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला, नॉन इलेक्ट्रोलाइट डालिए, ग्लूकोज डाल दिया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला, समझ में आया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला, जिसकी वजह से सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया। तो हमें कितना रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ही तो स्टडी करना है कि कितना वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ व्हेन यू ऐड नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन अ सॉल्वेंट। इतना क्लियर हुआ। तो देखो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन अ सॉल्यूशन इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाइड बाय वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। जब आपने सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला है,
क्या बोल सकती हूँ, ग्लूकोज फॉर एग्जाम्पल आपने ग्लूकोज ले लिया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, आपने ग्लूकोज डाला, कुछ भी कह दो, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला, तो वेपर प्रेशर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन किसके इक्वल आ गया, सॉल्यूशन के। वेपर प्रेशर ऑफ, क्या बोल रही हूँ मैं, जब आपने नॉन वोलेटाइल, जब आपने क्या ऐड करा है, नॉन वोलेटाइल, यहाँ लिखूँ मैं, जब आपने यहाँ पे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया है, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन इक्वल्स टू किसके इक्वल हो गया, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन के, इक्वल्स टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन के इक्वल हो गया, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं ताकि आपको ध्यान रहे, व्हेन वी ऐड, यहाँ लिख देती हूँ मैं, आपने ये कब हुआ, व्हेन वी ऐड नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, जब आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला तो क्या हो गया, वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का सॉल्यूशन में किसके बराबर होगा, सॉल्यूशन के बराबर होगा, क्योंकि सॉल्यूट, ठीक है, आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इसमें डाल दिया है। अब मैं यहाँ लिख दूँ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाइड बाय वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो देखिए क्या लिखूँगी, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाइड बाय वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वीपी लिख देती हूँ मैं, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए आगे, अब देखिए क्या बोल रही हूँ मैं, इसको किस फॉर्म में लिखते हैं, देखिए वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है PS लिख दो, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट है X लिख दो, ठीक है, इनटू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट है, आप क्या लिखेंगे, P0 लिख दीजिए, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गया इतना, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन लिख दीजिए, पूरा लिख दो इसको, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन, समझ आ गया, इतनी बात क्लियर हो गई। आपने यहाँ से अब इसकी वैल्यू निकालो मोल फ्रैक्शन की, जब आपने मोल फ्रैक्शन की वैल्यू निकाली तो x किसके इक्वल आया, PS, x किसके इक्वल आया, PS अपॉन P0, x किसके इक्वल आया, PS अपॉन P0 के इक्वल आया। अब आपने क्या करना है, आपको x पता है मोल फ्रैक्शन होता है, ऐसा ही होता है ना, x क्या होता है, मोल फ्रैक्शन, जिसके मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। क्यों लिख रही हूँ मैं 1, आप यहाँ लिख लो कि 1 में मतलब सॉल्वेंट, जैसे मैं अब N1 लिखूंगी यहाँ पे, N1 मीन्स मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट के लिए लिख रही हूँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, और जो N2 लिखूंगी मैं वो किस चीज़ के लिए लिखूंगी, N2 लिखूंगी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। इतना क्लियर हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट लिखूंगी। अब मैं अब आगे यहीं पे मोल फ्रैक्शन को हम खोलेंगे तो यहीं लिखा जाएगा, तो मैं यहाँ लिख रही हूँ, ठीक है, यहाँ मैंने मेंशन कर दिया। तो मुझे ऊपर सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन लिखना है, तो इसलिए मैंने x1 मेंशन कर दिया यहाँ पे। इतना क्लियर हुआ। x1 क्या हुआ, N1 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। N1 इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, N2 इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इक्वल्स टू क्या हुआ, PS अपॉन P0 हुआ। ये हो गया। अगर मैं आपको यहाँ बोलूँ कि आप दोनों में से -1 कर दो दोनों को, ठीक है, PS1 माइनस PS अपॉन P0 इक्वल्स टू 1 माइनस N1 अपॉन N1 प्लस N2। अब देखना क्या बनेगा, P0 माइनस PS अपॉन P0 इक्वल्स टू क्या आया, N1 प्लस N2 माइनस N1 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। N1 से तो N1 कैंसिल आउट हो गया, दैट मीन्स हमारा रिजल्ट क्या आया, P0 माइनस PS अपॉन P0 इक्वल्स टू में क्या हुआ, N2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2, है ना। ये हमारा क्या बन गया, फाइनल रिजल्ट, जो आपको ध्यान रखना है। क्लियर हो गया। P0 माइनस PS अपॉन P0 इक्वल्स टू N2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, हमारा टॉपिक क्या था, हमें करना था राउट्स लॉ। जब हमने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करा है, जब आप नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, मैंने बोला प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है सॉल्यूशन से। अब क्योंकि उसमें सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स ऐड हो गए हैं,
जब आपने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया तो रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर व्हेन यू ऐड नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, तो वही हमने स्टडी करना है। जब आपने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया सॉल्वेंट में तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर घट गया। कितना रिलेटिव लॉवरिंग में वेपर प्रेशर हुआ है, कितना वेपर प्रेशर लोअर डाउन हुआ है, वही हमने स्टडी करना है फ्रॉम द राउट्स लॉ। तो मैंने क्या लिखा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन अ सॉल्यूशन इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अगर आपने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाला, फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज ले लिया, नॉन इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन इक्वल्स टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन के इक्वल आया, क्योंकि आपने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाला है तो जितना सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन इक्वल्स टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर हुआ? तो मैंने यहाँ किया वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू, यहाँ ये रख दिया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। इसको लिखा PS, इसे लिखा X1। सॉल्वेंट के लिए मैं लिख रही हूँ ना N1 मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, 2 रिप्रेजेंट कर रहा है सॉल्यूट को, तो मोल फ्रैक्शन में सॉल्वेंट के लिए लिख रही हूँ तो दैट इज N1 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 PS माइनस P नोट। अब मैंने बोला कि सब्ट्रैक्ट कर दो 1 को दोनों साइड से, तो 1 माइनस PS अपॉन P नोट इक्वल्स टू 1 माइनस N2 अपॉन N1 प्लस N2। आपने इसको एलसीएम लिया, P नोट माइनस PS अपॉन P नोट इक्वल्स टू N2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। यही हमारा रिजल्टिंग फॉर्मूला आ गया जो हमें ध्यान रखना है। P नोट माइनस PS अपॉन P नोट इक्वल्स टू N2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। ये कब हमने डिराइव किया? व्हेन यू ऐड नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इन अ सॉल्वेंट, दैट रिजल्ट इन अ रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? यहाँ तक हमने स्टडी कर लिया है। कोई क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इन केस एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी। एंड थैंक, इफ यू लाइक दिस लेक्चर प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाकी थैंक यू एंड थैंक्स अ लॉट।